हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज पूजा सरोहा। तो अब आप लोगों को जैसे पता है कि मुझे हेल्थ इश्यूज हो गए थे, तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले जो काम अधूरा छूट गया था, वही काम अब हम पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी जहाँ पर मैंने छोड़ी थी, ये एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 एलपीजी रिफॉर्म, तो ये चैप्टर हमारा लास्ट टाइम रह गया था। तो अब जो एनसीईआरटी है किसी भी क्लास की, चाहे वो आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, सोशोलॉजी या समथिंग एल्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, एनसीईआरटी बेस है। तो सबसे पहले हम बेस कंप्लीट करेंगे, और ये मैं बहुत ही जल्द से जल्द ये बेस मैं अब कंप्लीट करवाने वाली हूँ आपका। क्योंकि देखिए, अब आप लोगों को जैसे पता है 18 जून को जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था वो हमारा पोस्टपोन हो गया था। पोस्टपोन भी नहीं कह सकते, कैंसिल हो गया था। तो अभी तक उसके ऊपर वेबसाइट पर कोई भी किसी तरह की कोई न्यूज़ नहीं है कि मेरी एग्ज़ाम होगा या वो रिजल्ट आएगा, अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं है। तो सबसे पहले हम हमारा बेस ही कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद जितना समय बचेगा, अगर री एग्ज़ाम होता है या फिर रिजल्ट आता है, तो उसी के हिसाब से हम आगे अपनी प्रिपरेशन जारी रखेंगे। तो सबसे पहले एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो ये क्यों आया और इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई थी। तो अब आप लोगों को पता है कि हमारी जो कंट्री है, हमारे देश भारत की, वो मिक्स इकोनॉमी है। तो उसके बावजूद भी मिक्स्ड इकोनॉमी होने के बावजूद भी कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन थे जिसकी वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रुकावट आ रही थी। तो देखिए अब क्या क्या रुकावट आ रही थी। तो सबसे पहले प्राइस जो था 6.7 से इंक्रीज होकर 16.7 हो गया, यानी कि प्राइस बढ़ गए थे। और इस कदर प्राइस बढ़ गए थे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, रोजमर्रा के काम करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। और जो पेट्रोलियम था, पेट्रोलियम उत्पाद थे हमारे, वो इतने ही बचे थे कि वे एक्सपोर्ट हो सके। तो और इस हिसाब से महंगाई भी बढ़ गई थी, बेरोजगारी भी बढ़ गई थी। तो उसके रिफॉर्म करने के लिए ये हमारा सबसे पहले लिबरलाइजेशन आया, और लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बाद ग्लोबलाइजेशन आया। वो इन दोनों के बाद इसलिए आया क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्ट था, मतलब प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, उन दोनों का जो रिजल्ट था वो ग्लोबलाइजेशन में हुआ। तो ये कब आया? 1991 का जो क्राइसिस आया था उस दौरान आया था। अब क्यों ये एक ही दम तो आया नहीं था, वो इसलिए आया था जो 1988 में हमारी जो इकोनॉमी थी उसमें जो अव्यवस्था, यानी कि जो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया गया था, उसकी वजह से आई थी। तो अब उसमें क्या हुआ, फिजिकल डेफिशिएट हमारा बढ़कर 36.4% हो गया था। और वही बात है कि जब हमारे खर्चे हमारी इनकम से ज़्यादा बढ़ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो है तो ऐसी चीज़ों में जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, अगर खर्चे ज़्यादा हैं और चीज़ें कम हैं तो प्राइस बढ़ेंगे। तो अब उससे क्या है कि बेरोजगारी बढ़ गई, और जनसंख्या जो बढ़ रही थी उस हिसाब से वो भी इसकी जिम्मेवार थी। तो ऐसे सिचुएशन में हमारी भारत सरकार ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक और IMF इससे 7 बिलियन का लोन लिया। तो अब लोन देने से पहले हमारे वर्ल्ड बैंक और IMF ने कुछ कंडीशन लगाई कि सबसे पहले लिबरलाइजेशन लगाया जाएगा, सरकार का जो है कंट्रोल कुछ चीज़ों से हटा लिया जाएगा, और जहां तक हो सके कंपटीशन को बढ़ाया जाएगा। तो वहीं से लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी इस वीडियो से के कंटेंट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपका जवाब आपको कमेंट में दे दिया जाएगा। तो अब लिबरलाइजेशन आई। तो लिबरलाइजेशन में क्या हुआ,
डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसमें क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पे सरकार ने अपना पूरा कंट्रोल तो नहीं रखा, लेकिन कुछ एक कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने दिया। तो अब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ जाने से तो क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर में फिर कंपटीशन इंक्रीज होने लगा। अब उससे देखिए क्या हुआ, उससे ये हुआ कि कुछ जो इंडस्ट्री एरिया था वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ गया, लेकिन लाइसेंस बनने भी शुरू हुए कुछ खास चीजों पर, कैसे सिगरेट, टोबैको, मेडिसिन और कई तरह के जो डेंजर चीजें हैं, और कुछ ऐसी मेडिसिन जो हार्मफुल भी हो सकती है एक अलग मात्रा में इस्तेमाल करने पर, वहां पर लाइसेंस बना दिए गए। वरना कल को कोई भी मुंह उठा के हाँ भाई मैं तो अल्कोहल की फैक्ट्री लगा रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर विस्फोट बना रहा हूँ, बम बना रहा हूँ, कोई भी उठा के करते, तो वहां पर सरकार ने लाइसेंस की व्यवस्था की। तो अब ये डीरेगुलेशन किया गया। अब फाइनेंशियल सेक्टर है रिफॉर्म किया गया। अब फाइनेंशियल सेक्टर में तो देखिए क्या क्या चीजें इंक्लूड है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो हमारे देश में, हमारे भारत देश में जो मॉनेटरी पॉलिसी उसको कौन कंट्रोल करता है? ऑफ कोर्स हमारा आरबीआई। आरबीआई ही डिसाइड करेगा कि हाँ भाई कितना लोन देना है, जो कितना है टैक्स कितना उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट रखना है, कितना रेपो रेट रखना है, ये आरबीआई डिसाइड करना है। तो लिबरलाइजेशन में आने पर जो आरबीआई की भूमिका है वो एक सहायक भूमिका हो गई। तो अब वही डिसाइड करने लगा कि कहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट करना है और किस कदर करना है। तो अब इससे क्या हुआ कि प्राइवेट बैंकों को भी मौका दिया जाने लगा, नई नई ब्रांचें खोली जाने लगी। फिर थर्ड नंबर पे है हमारा टैक्स रिफॉर्म। तो अब आपको पता है टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो सरकार ने ये अपनी नीति अपनाई कि डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स इस कदर उनकी इंटरेस्ट रेट बनाया जाए कि ताकि जनता पर ज़्यादा टैक्स का प्रेशर ना पड़े और वो लोग अपनी मर्जी, अपनी इच्छा से टैक्स दें। नेक्स्ट वन इज फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। तो अब इसने हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या है वो सॉल्व कर दी। कैसे कर दी हमारी? तो इसने फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म के आने से जो रुपये की वैल्यू थी वो डी वैल्यू हो गई। अब इससे क्या है, रुपए की कीमत जब मार्केट में कम होगी तो बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज जो है, फॉरेन मार्केट है, वो हमारे रुपये में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो उससे क्या होगा कि डॉलर है वो हमारे यहाँ इंपोर्ट होगा। तो ये था हमारा लिबरलाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन। तो व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन देखिए दो तरह से होता है, या तो गवर्नमेंट वहां से अपना अधिकार हटा ले, या गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर संपत्ति को प्राइवेट कंपनीज को बेचते। तो सीधी सी बात है, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट की संपत्ति का 51% अगर खरीद लेता है तो वहां पर प्राइवेटाइजेशन इस्टेब्लिश हो जाता है। या अगर गवर्नमेंट कंपनी किसी चीज को अपने अधिकार क्षेत्र से पीछे ले ले तो इस सिचुएशन में उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। तो अब प्राइवेटाइजेशन आने से देखिए क्या क्या अच्छी चीजें होती है। जरूरी नहीं कि प्राइवेटाइजेशन हर बार खराब हो, इसमें कुछ अच्छी चीजें भी होती है। तो देखिए अब उससे क्या हुआ कि फाइनेंशियल बर्डन है वो गवर्नमेंट के ऊपर से खत्म हो गया, पब्लिक फाइनेंस इंप्रूव हो गया, इंट्रोड्यूस कंपटीशन इंक्रीज हुआ, मार्केट डिसिप्लिन आया,
ऑनरशिप किसी पर्टिकुलर चीज पर बढ़ गई। पर्टिकुलर चीज से मेरा मतलब किसी कंपनी या किसी इंडस्ट्री से है। और नॉन एसेंशियल सर्विस का वो है शुरुआत हुई। तो आज का हमारा चैप्टर हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।